कभी इसको पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं, कभी खालिस्तान का नाम दे रहे हैं। अरे आप इसको अंबानी और अडानी का नाम क्यों नहीं दे रहे? आपने सरेआम, जब सारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, सारी दुनिया, सारी सरकारें और सारा विपक्ष, सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं लॉकडाउन में लोगों की सेवाएं करने का काम कर रही थी। कहीं भंडारे चल रहे थे, कहीं कुछ चल रहा था, और सभी दफ्तरों की ड्यूटियां इस तरीके से लगा रखी थी कि आपने लॉकडाउन में लोगों को राहत देनी है, उनको आपने मदद पहुंचानी है। उस दौरान मई के महीने में हमारी हरियाणा सरकार अडानी को CLU दे रही है। वो दफ्तर चालू थे उसको CLU देने के लिए, और बाकी सारे दफ्तरों की ड्यूटियां लगा रखी थी लोगों की सेवा करने के लिए। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कृष्ण अग्रवाल जी। कृष्ण अग्रवाल जी, जिन्हें हरियाणा के आम आदमी पार्टी की काफ़ी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे देश के बारे में। चलिए, तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने ये जैकेट, लेदर की जैकेट पहनी हुई है, काफ़ी ठंड है। बाहर ठंड है, आपके स्टूडियो में नहीं है। बाहर ठंड है, स्टूडियो में नहीं है, पर किसान तो काफ़ी दिनों से बहुत ठंड में रहते हैं, बहुत ठंड में, बहुत बुरा हाल है। और जो हमारी केंद्रीय सरकार है, मैं कहता हूँ कि बद से बदतर सरकार केंद्रीय सरकार हो चुकी है। कोई ख्याल उनको किसानों का नहीं है, किसानों का क्या, आम जनता का ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। अरे आपका अधिकार है, आप दे दो किसानों को। आपने कानून बनाया, आपको नहीं पता आपने किसके लिए बनाया? सारी जनता जानती है, सारी दुनिया जानती है, तो फिर आप क्यों नहीं जानते? क्यों बरगला रहे हो दुनिया को? ये किसान जो अपने हक के लिए सड़कों पे बैठे हैं इतनी ठंड में, रोज़ की एक मौत वहाँ पे हो रही है, कभी किसी बॉर्डर पे, कभी किसी बॉर्डर पे। शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्रीय सरकार को। ठंड से मुझे यही चीज़ याद आ रही है कि एक हैंडलूम इंडस्ट्री पानीपत, जो कि बहुत नज़दीक है बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, तो सरकार आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में इस वक्त है, तो क्यों उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करती, अगर किसानों के आंदोलन में जो कि एक उनको मदद मिल सके? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक और एक एक मंत्री और खुद अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि ये तीनों बिल तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं। और जहाँ तक किसानों की सहायता की बात है, किसी भी तरह की सहायता, चाहे वो टॉयलेट्स की है, पानी की है, फलों की है, सब्जियों की है, खाने की है, टेंट की है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने निर्देश दिया है कि किसानों को किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। जब हमने किसानों से बात की थी, उनका कहना था ये सब सामान जो भी है हमारा, वो हमारा खुद का है, हमारा खाने पीने का हुआ, बल्कि वो अपने चलते फिरते जो टॉयलेट होते हैं, शौचालय होते हैं, वो अपने पंजाब से, हरियाणा से खुद लेके आए हैं अपने साथ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान साथी हमारे सब कुछ अपने साथ लेके चल रहे हैं। फिर भी एक मानवता के नाते पूरी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, और जिस भी तरह की मदद जहां ज़रूरत दिखती है, क्योंकि एक इंसान जब किसी जगह का मुआयना करता है तो उसको समझ में आता है यहाँ और क्या ज़रूरत है। उस बची हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक 24 घंटे वहाँ पे नज़र बनाए हुए और उनकी सहायता कर रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी किसानों की मदद के लिए उभरी है, उस पर एक चर्चा ये भी है विपक्ष में या आम लोगों में कि ये सिर्फ आप अपना वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है किसानों के साथ उनके आंदोलन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी को ये पता है कि आंदोलन क्या चीज़ होती है, और आज किसान आंदोलन पे बैठे हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ किसानों के साथ खड़ी है। ये तो पार्टियां, ये तो बीजेपी के जो RSS के लोग हैं, ये तो कुछ कुछ बरगला रहे हैं। ये तो आपको दिखा रहे हैं जगह जगह, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा, देखते भी होंगे आप, कि कुछ किसी स्टेट का दिखा दिया। सुबह मैं देख रहा था, त्रिपुरा का दिखा रहे थे। त्रिपुरा के किसान आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में। क्या हो जाएगा इससे? अरे जो असली किसान, एक पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जो इधर के एरिया में जो पैदावार होती है, उस
पैदावार से पूरा हिंदुस्तान यानी पूरा विश्व चलता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय पे सब फैक्ट्रियां, सब दुकानें और सब इंडस्ट्रीज जो भी चाहे इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस थे और कुछ सब कुछ बंद हो गया था। सिर्फ क्या चला, किस चीज़ ने हमें बचाया? खेती ने हमें बचाया। खेती चलती रही, किसान अपने खेत में काम करता रहा लॉकडाउन के टाइम पे भी। तो आज यही सरकार उन किसानों को मारना चाहती है जो आपके अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में किसानों को संबोधित किया, उस पर आपकी कैसी एक नज़र होगी? क्योंकि किसान तो बॉर्डर पर भी है, हर एक बॉर्डर पर है। गुजरात में कौन सा एक आंदोलन था कि उन्हें वहाँ पर जाकर संबोधित करना पड़ा किसानों को? देखिए, ये सब जालसाजी का काम चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी हम कह सकते हैं यार, इनको झूठ बोलने के सिवाय कुछ काम नहीं रह गया। हर मुकाम पे इनको झूठ बोलना है, झूठ बोल के लोगों को बरगलाना है। और एक बहुत बड़ी टीम आरएसएस की इनके पीछे लगी हुई है, जो सिर्फ उन चीज़ों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इतना फैला देती है कि लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा है नहीं। आज आप किसानों की हालत देखो, जो किसानों की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है और पूरे देश को और पूरे किसान जगत को और पूरे मजदूर जगत को इस बीजेपी सरकार ने अंबानी और अडानी को बेच दिया है। ये सरेआम नज़र आ रहा है। आईटी सेल की जब बात आती है बीजेपी की, कि बीजेपी का एक अपना आईटी सेल है, तो वहीं दूसरी तरफ बात आती है आम आदमी पार्टी के आईटी सेल की भी। आम आदमी पार्टी आईटी सेल का काफ़ी सहारा लेती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की मजबूरी है आईटी सेल का सहारा लेना, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया से हो रहा है। और यहाँ पे मैं जो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो मीडिया है वो मोदी जी के हाथों में खेल रहा है। मेरी गुजारिश है हमारे हिंदुस्तान के एक एक चैनल से कि आप ईमानदारी के साथ अपने चैनल का काम कीजिए, जो सच्चाई है उसको दिखाइए, चाहे वो सरकार के पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए, लेकिन आपको एक तरफा नहीं दिखाना चाहिए। आज किसानों की जो हालत बॉर्डर पे है वो हालत भी आपको दिखानी चाहिए। पिछले दिनों अभी मैं कुछ कई दिन पहले देख रहा था कि एक चैनल के जो पत्रकार थे उनको किसानों ने घेरा हुआ था और साफ़ तौर पे ये कह रहे थे कि ये सिर्फ मोदी मीडिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमारा एक स्तंभ है जिसके भरोसे भी हिंदुस्तान चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के साथियों से कि कृपया करके इन सारी चीज़ों को छोड़ के ईमानदारी का दामन थामो और ईमानदारी से अपनी खबरों को दिखाओ, फिर देखना हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। जब सरकार ये तीनों कृषि बिल बना रही थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी कहाँ पर थी? आज आम आदमी पार्टी का एक नया चेहरा, एक मदद का चेहरा सामने आ रहा है, पर उस वक्त आम आदमी पार्टी क्यों सोई हुई थी? जब ये बिल राज्यसभा में लाया गया, आप सब ने देखा होगा कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी, एनडी गुप्ता जी, सभी ने इसका विरोध किया। और संजय सिंह जी ने तो इतना विरोध किया कि पूरा विपक्ष संजय सिंह जी के साथ आ गया था, खड़ा हो गया था। और इनको, आपको ध्यान होगा कि संसद से बाहर निकाल दिया गया था कुछ समय के लिए। उन्होंने संसद के बाहर धरना भी दिया। ये सारा काम अगर किया तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया। 3 सांसद होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया और बढ़ चढ़ के इसका विरोध किया। सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ थी जो आम आदमी पार्टी थी। सरकार का कहना है ये तीनों बिल किसानों के हित में है, ये हमने किसानों की मंजूरी से ही तय किए हैं। देखिए, अगर ये बिल किसानों के हित में हैं तो सरकार को चाहिए था कि किसानों को साथ बैठाते, उनके नेताओं को अपने साथ बैठाते, इस पे डिस्कशन करते कि ऐसा ऐसा हो रहा है और जो उनके ऑब्जेक्शन होते वो अपने डालते। सरकार की जिम्मेदारी थी उन ऑब्जेक्शंस को दूर करना और एक साफ़ सुथरा बिल लेके आना। आज जो बिल आए हैं वो तीनों बिल खतरनाक हैं और बिल्कुल किसान को और मजदूर को मारने वाले बिल, एक आम आदमी को मारने वाले बिल हैं। और जिस तरीके से, जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का एक नाम दिया जा रहा है, एक कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइना से मिले हुए हैं, तो ये कहाँ तक सही होगा इनको इस तरह से ब्लेम करना? देखिए, ये बीजेपी की नीति रही है जब से बीजेपी की सरकार आई है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट लेना।
और अब ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को कैसे ख़त्म किया जाए, इसको कैसे नष्ट किया जाए। उस नीति के तहत ये कभी इसको पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं, कभी खालिस्तान का नाम दे रहे हैं। अरे आप इसको अंबानी और अडानी का नाम क्यों नहीं दे रहे? आपने सरेआम, जब सारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, सारी दुनिया, सारी सरकारें और सारा विपक्ष, सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं लॉकडाउन में लोगों की सेवाएं करने का काम कर रही थी। कहीं भंडारे चल रहे थे, कहीं कुछ चल रहा था, और सभी दफ्तरों की ड्यूटियां इस तरीके से लगा रखी थी कि आपने लॉकडाउन में लोगों को राहत देनी है, उनको आपने मदद पहुंचानी है। उस दौरान मई के महीने में हमारी हरियाणा सरकार अडानी को CLU दे रही है। वो दफ्तर चालू थे उसको CLU देने के लिए, और बाकी सारे दफ्तरों की ड्यूटियां लगा रखी थी लोगों की सेवा करने के लिए। क्या यही चेहरा है हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का, केंद्रीय सरकार का? जब आम आदमी पार्टी की बात उठी है तो दिल्ली में अभी कुछ वक्त पहले तक दिल्ली DTC की बसेस में सिर्फ 20 लोग ही अलाउ थे। उसके अलावा कोई और 21 जो एक आदमी होता था उसको नहीं बिठाया जाता था, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सैलरी में कटौती हुई, काफ़ी लोगों को नौकरी से निकाला गया, जिसको सिर्फ बीजेपी ही कारण बताई गई कि ये बीजेपी की वजह से हुआ है। देखिए, दिल्ली में जो सरकार है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कुछ केंद्र सरकार के अधीन है, कुछ MCD के अधीन है और कुछ दिल्ली सरकार के अधीन है। अब क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम जनता को ये पता नहीं लगता कि ये MCD का डिपार्टमेंट है या केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट। बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली में खुले हुए हैं लेकिन वो उसके नहीं हैं, दिल्ली सरकार के नहीं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो वो काम वो करते हैं लेकिन बदनाम दिल्ली सरकार होती है, क्योंकि उसमें दिल्ली सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लॉकडाउन तो पूरे भारत में था, पूरे देश में था। तब कहा यह गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ हम बहुत एक लंबा आंदोलन करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन को दिखाया गया, काफ़ी केसेस दिखाए गए, जबकि पूरे भारत में ही लॉकडाउन था। और दिल्ली में अगर आज चालान कटता है 2000 रुपये का मास्क का, तो इसमें ये कहा जाता है ये तो केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी है कि 2000 रुपये आज दिल्ली में चालान कट रहा है, जबकि पूरे भारत में शायद। देखिए, जब पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब चाइना से ये कोरोना महामारी चली और पूरे विश्व में फैली, तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर विदेशों में थे, उन्होंने अपने हिंदुस्तान में आना शुरू किया और सबसे पहले उनकी फ़्लाइटें दिल्ली में उतरना शुरू हुई। जब वो फ़्लाइटें दिल्ली में उतरना शुरू हुई, तभी हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये इतना नहीं बढ़ना था। तभी अगर वो वहीं पे उनको आइसोलेशन में डाल देते कि 14 दिन आपको यहाँ पे रहना है, उसके बाद आपको अपने घर पे जाना है, तो शायद ये बीमारी ना फैलती। जब ये बीमारी फैल गई तो उन्होंने केजरीवाल जी के सिर पे फोड़ना चाहा सारा, लेकिन केजरीवाल जी ने इतनी सूझबूझ के साथ और इतनी इंटेलिजेंसी के साथ इस सारे मुद्दे को मैनेज किया कि आप देखो कि हिंदुस्तान में सबसे पहले होम आइसोलेशन जो शुरू किया वो केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रह के भी अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो और अपना इलाज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों को एक भय से धीरे धीरे बाहर निकाला, जितना भय लोगों के अंदर बना हुआ था कोरोना को लेकर के, उससे उनको धीरे धीरे केजरीवाल जी ने बाहर निकाला। और हमें क्या, पूरे हिंदुस्तान को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ के, बारीकी से देख के और इस सारे इलाज को पहले दिल्ली से शुरू किया। बाकी सरकारों ने तो उनके पीछे चल चल के ये सारा होम आइसोलेशन ये सब कुछ शुरू किया। इस तरह सरकार ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने सरकार आने से पहले और सरकार आने के बाद भी कहा था कि हम रोज़गार देंगे युवाओं को, और आज लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के बाद भी युवाओं का रोज़गार छिन चुका है। तो उसके लिए कुछ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स मोदी सरकार ने की। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोज़गार हम युवाओं को देंगे। अरे 2 करोड़ देना तो दूर की बात, उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा तो छीन लिया। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, हमारे साथी थे, वो नौकरी
से छुट्टी लेकर अपने अपने घरों को चले गए थे। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़े समय के बाद ही एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक ऐप बनाया, जिसमें मज़दूरों को और फैक्ट्री मालिकों को दोनों को जोड़ा गया। उनको रोज़गार के लिए अप्लाई करना था, उनको अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना था, और आपने देखा कि गिने चुने 2-4-5 दिन के अंदर ही 8 से 10 लाख लोगों को दिल्ली में रोज़गार मिल गया लॉकडाउन के तुरंत बाद। बहुत बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार की थी, और इस तरह का काम अगर हमारी और सरकारें भी करती, हमारी खट्टर सरकार भी अगर अडानी को CLU देने की बजाय लोगों को रोज़गार देने का काम करती, इस तरह की ऐप डेवलप करने का काम करती, तो शायद लोग इससे खुश होते। लेकिन इन्होंने तो लोगों से रोज़गार छीनने के साथ साथ आज किसानों से उनकी खेती भी छीन ली, जिसकी वजह से आज किसान बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं, सड़क के ऊपर बैठे हैं, रोज़ एक किसान मर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आम आदमी पार्टी ने ऐप के जरिए जो नौकरियां दी, वो क्या सिर्फ बातों में दी या एक्चुअल में नौकरियां दी? देखिए, आम आदमी आज भी दिल्ली में बेरोजगारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ऐप के जरिए एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आए। एक सरकारी तंत्र को यूज करते हुए जिनको नौकरी की ज़रूरत थी और जिनको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत थी, दोनों को एक साथ दूसरे के साथ जोड़ा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने कोई सरकारी नौकरियां एकदम से निकाल दी, लेकिन दिल्ली सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए उधर से फैक्ट्री मालिकों को और जितने बड़े बड़े शोरूम्स थे, जितने इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब को उस फोल्डर पे ला करके और एम्प्लॉइज़ को उस पे ला करके दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। और बहुत जो चीज़ ढूंढनी मुश्किल होती है एम्प्लॉयर के, इसीलिए मुश्किल होता है कि एम्प्लॉइज़ को ढूंढना, और एम्प्लॉइज़ के लिए मुश्किल होता है कि उसको कहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है, उनको एक जगह पे लाके जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया और लोगों को नौकरियां मिली। ये बहुत बड़ा काम दिल्ली सरकार ने किया। एकदम से किसी सरकार की इतनी ताकत नहीं होती कि 1 महीने 2 महीने के अंदर वो लाखों नौकरियाँ दे दे, लेकिन उन लोग एक जरिया बने, उस जरिए से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। वो लोग आज उस बात से खुश हैं। रही बात बेरोज़गारी की, देखिए बेरोज़गारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, खाली दिल्ली के अंदर नहीं है। फिर भी दिल्ली सरकार डेली बेसिस पे वचनबद्ध है और कोशिश कर रही है कि भी मेरी दिल्ली में कोई भी आदमी बेरोज़गार ना रहे। पर बेरोज़गार तो अब भी काफ़ी है। देखिए, बेरोज़गार काफ़ी है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, एक दिन में सारी बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो थी दिल्ली की बात, अब करते हैं देश की बात। देश की तरफ आम आदमी पार्टी का कितना रुझान है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अब पूरे नेशनल लेवल पे अपना संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। हर स्टेट में आम आदमी पार्टी का संगठन चल रहा है, और आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है किसी भी प्रदेश में होगा तो आम आदमी पार्टी वहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के बाहर आज भी आम आदमी पार्टी को बहुत छोटी पार्टी माना जाता है। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे, वो एक देश को नहीं चला सकते। देखिए, ये तो कौन कहता है? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं या कांग्रेस वाले कहते हैं। एक आम आदमी से पूछो, एक आम आदमी की पार्टी है ये। उन सबको पता है कि इस देश को जितना बेहतर अरविंद केजरीवाल चला सकता है, इतना बेहतर आज तक किसी ने नहीं चलाया। और रही बात पूरे देश में पैर फैलाने की, आज हम गोवा की बात करते हैं, आज हम पंजाब की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी ने ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की स्पेशल ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, और कितनी मुस्तैदी के साथ आज अगर योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो अगर डर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ संजय सिंह से ही डर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से ही डर रहे हैं। अभी जो उनके उप मुख्यमंत्री ने हमारी शिक्षा नीति को लेकर के दिल्ली का कहा कि हमारी आके यहाँ पे चेक करो, तो उस विषय पे भी हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और 22 तारीख को वो लखनऊ जा रहे हैं कि भाई आओ डिबेट करें, आमने सामने बैठते हैं, किसके स्कूल अच्छे हैं और किसके नहीं है, और कौन अच्छे। इसको मान बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री योगी नाथ को टक्कर देने के लायक हो चुकी है। अरे आम आदमी पार्टी योगी को टक्कर देने लायक नहीं हो चुकी है। आज अगर योगी को पसीने छूटे हुए हैं तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही छूटे हुए हैं। तो क्या आप प्रिपेयर हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए? बिल्कुल प्रिपेयर हैं। आज एक बहुत गुना एक बड़ा एक राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए, आम आदमी पार्टी जहां हमारा जो
स्तर है, जहाँ पे गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, मजदूर लोगों की संख्या ज़्यादा है, किसान लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता आम आदमी पार्टी को आने से। एक सिर्फ जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो बीजेपी सरकार को चाहते हैं, क्योंकि अंबानी और अडानी जैसे लोगों को जो बीजेपी फ़ायदा पहुँचा रही है, उससे उनको लगता है कि शायद बीजेपी हमारे हक में है। लेकिन आम जो नागरिक है, आम जनता जो है हिंदुस्तान की, चाहे वो किसान है, मजदूर है, चाहे छोटे एम्प्लॉइज़ हैं, छोटे दुकानदार हैं, सबको बीजेपी मारने पे तुली है। सबको ये समझ आ चुका है। अब अगर बीजेपी कहीं जीतेगी तो वो एक ही चीज़ है, वो है ईवीएम। अगर कहीं ऐसा होता है जो सुनने में आता है तो अलग बात है, नहीं तो आज बीजेपी सरकार किसी भी प्रदेश में सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं रहेगी। आपने बात की ईवीएम की। जब आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो वो क्यों ईवीएम का सहारा लेती है? देखिए, जब दिल्ली में चुनाव लड़े थे तो बीजेपी सरकार को पता था कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का यूज हर जगह कर दिया जाता है। जहाँ इनको लगता है कि यहाँ यूज हो सकता है, वहाँ पे ये यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जब 4-5 स्टेट में कभी इलेक्शन होता है इकट्ठा, तो किसी एक स्टेट को किसी दूसरी कांग्रेस को या उसको जितवा देते हैं, बाकी जगह इनकी सरकार आ जाती है। तो ये बड़ा मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, बड़े तरीके से चल रहा है। इस चीज़ को आप और हम नहीं समझ पाएंगे, ना पकड़ पाएंगे। चलिए आपसे आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में खड़े होकर तीनों कृषि बिल जिस तरह से फाड़े, क्या आपको नहीं लगता ये सरकार के कानूनों के एक खिलाफ है, एक अपमान है ये? देखिए, अपमान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बिल इसलिए फाड़े क्योंकि इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कोई असर जून तक नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा था बीजेपी के लोगों के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी विधानसभा में तो ये बिल पास कर दिए और यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं। उस सारे चीज़ का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी विधानसभा में पहले उन बिलों को निरस्त किया कि हम दिल्ली में इनको नहीं लागू करेंगे, और उसको प्रस्ताव को पास करके फिर उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया। ये संविधान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने बिल पास करके इसके विरोध में फिर इन बिलों को फाड़ा। किसानों की लड़ाई मालूम नहीं है कितनी लंबी चलेगी, तो जितनी लंबी भी चलेगी, क्या आम आदमी पार्टी इनके साथ वहाँ तक जाएगी या यहीं पर रुक जाएगी? देखिए, ये एक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। कल को मजदूरों का आंदोलन होता है या किसी का भी आंदोलन होता है। किसी भी आंदोलन में जो जनहित के लिए आंदोलन होता है, आम आदमी पार्टी उस हर आंदोलन में उस आखिरी पड़ाव तक जाएगी, चाहे उसको, उसके कार्यकर्ताओं को और उसके विधायकों को अपनी जान तक क्यों न देनी पड़े। वो पूरे आखिरी पड़ाव तक उस आंदोलन के साथ रहेगी। आज किसानों का, तो किसानों के साथ आखिरी पड़ाव तक हम साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों के हित में कुछ कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी दिनों से किसानों के हित की बात के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इन किसानों का क्या कसूर है जो आपने इनको मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। अगर आपको ऐसा ही करना है तो हिटलर जैसा राज आप भी दे दो। एक तरफ तो आप लोकतंत्र की बात करते हो, दूसरी तरफ आप हिटलर वाला काम करते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तुरंत प्रभाव से किसानों के तीनों बिलों को रद्द करके इनको राहत दी जाए, ताकि ये अपने घर जाके चैन की नींद सो सके। बहुत नमस्कार। तो देखा आप लोगों ने, हमारे साथ कृष्ण अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिनके साथ काफ़ी अच्छी बात हुई, और आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और आप भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दबाइए बेल आइकन के बटन को। धन्यवाद। लेदर के जूतों के माहिर राजेश शूमेकर हर तरह के लेदर के जूते, चप्पल व लेदर की जैकेट बनवाएं अब हाथ के कारीगर के द्वारा, वो भी उच्च क्वालिटी के साथ। अब आप अपने द्वारा दिए गए डिजाइन्स के जूते भी बनवा सकते हैं, वो भी उचित दाम पर। लेडीज के, बच्चों के, दादा के, दादी के, भैया के, भाभी के, सभी के जूते अब एक ही दुकान पर। राजेश शूमेकर। टैग करना ना भूलें। विराज ऑटोमोबाइल्स, बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस,
3 साल की वारंटी के साथ। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893। मैं भूरा खान पानीपत से चिकन सप्लायर नए साल की सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं दुआ करता हूं आने वाला नया साल 2020 जैसा ना गुजरे, आने वाला साल बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छा आए। सभी साथियों को मुबारकबाद।